सबसे पहले मैं आप जो भी लोग जुड़े थे टीआरई 2 के तहत और टीआरई 3 लगातार हो ही रहा है एग्ज़ाम, तो जो लोग टीआरई 2 में सफल नहीं हुए टीआरई 3 के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ एक अनुभव भी होगा टीआरई 2 का, तो वो अनुभव का ज़रूर उपयोग कीजिएगा आप लोग एग्ज़ाम में। चूँकि अब तो लास्ट क्लास ही है आप लोग का, तो थोड़ा मैं ट्रिक टेक्निक आपको बता देता हूँ कि जिससे कि आप टीआरई का जो 3 का एग्ज़ाम है वो बेहतर आपका हो जाए और आप अच्छे से सफल हो जाइए। उसके बाद मैं मेंस का क्लास लूँगा, बीपीएससी मेंस का, जो लोग जुड़े हुए हैं। और जो लोग कल एग्ज़ाम भी देंगे, ऐसे तो अब उनको रिलैक्स कूल माइंड रहना है, अब ज़्यादा जो है टेंशन नहीं लेना है। जो आपने पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप बेहतर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा अब दिमाग को बोझिल नहीं करना है, ये छूटा हुआ है वो छूटा हुआ, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है आपका। आपने पूरा मेहनत किया है और आपको वो एग्ज़ाम में दिखेगा, ठीक है। बस जब आपके पास थोड़ा सा ध्यान देना है कि 2-4 चीज़ जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो सब आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अभी जब क्लास ख़त्म हो जाए तो खाना पीना खा के एकदम सो जाइएगा, कोई बुक नहीं पलटना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, सुबह उठ कर के जो भी है नित्य क्रिया, उसके बाद ज़रूर भगवान का स्मरण कीजिएगा, मन को शांत कीजिएगा। आसपास मंदिर हो तो माथा टेक लीजिएगा, या जो भी जिस धर्म के हैं या जो भी मानते हैं उसको अपना कर लीजिए। एकदम कूल माइंड रहिएगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं लेना है। और समय से 1 घंटा पहले, जैसे मान के चलिए अगर मुझे पता है कि 20 किलोमीटर जाना है तो हम 20 किलोमीटर आधे घंटे पहुंच सकता है, तो आप 1.5 घंटा पहले निकल जाइएगा, यानी 1 घंटा अपने पास टाइम ज़्यादा रखिएगा, ठीक है, कि जिससे कि आसानी से पहुंच जाइए आप सेंटर पे। और रास्ते में किताब नहीं पलटिएगा, कहीं पे भी एग्ज़ाम सेंटर पे भी बहुत सारे स्टूडेंट किताब पलटते रहेंगे, लेकिन किताब बिल्कुल नहीं पलटना है। कोई भी बुक रास्ते में नहीं ले जाना है, ना ही उसको पढ़ना है। बिल्कुल माइंड को स्थिर करना, ना ही एग्ज़ाम के बारे में चिंतन करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचिएगा, जो भी आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह है जो भी होगा, अंदर में बैठिएगा। जब क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा तो आराम से फाड़ना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। उसके बाद सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि हिंदी जो सब्जेक्ट है उसके 15 क्वेश्चन तेजी से 15 क्वेश्चन बना करके हिंदी के सेक्शन को छोड़ दीजिएगा। हिंदी को फिर बनाना फिलहाल नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुरंत आप लोग जैसे मान के चलिए 1 to 5 वाले हैं तो रीजनिंग सेक्शन में घुसिएगा, और बाद बाकी लोग हैं 6 to 8, 9 to 12 वाले, वो मैथ के सेक्शन में जाइएगा। मैथ जो 8-10 क्वेश्चन है, 15 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जब ये कैलकुलेशन वाला काम आपका कंप्लीट हो जाए, चाहे 1 to 5 में आपका रीजनिंग भी होगा, तो वो रीजनिंग वाला काम कर लीजिएगा, मैथ वाला काम कर लीजिएगा। यानी 1-2 मिनट ज़्यादा भी लगे तो घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आपका हिंदी का भी टाइम आपको बचा हुआ है, टाइम आपके पास पर्याप्त है। 15 ही क्वेश्चन हिंदी को बनाना है स्टार्टिंग दौर में, ठीक है। लास्ट में टाइम मिले तो हिंदी बनाना है, नहीं तो छोड़ देना है, और मिल ही जाएगा। और उसके बाद जो है आप जो पढ़े हुए हैं उसको तेजी से देखते हुए जाना है, और उसको जो बनेगा उसको बनाते जाना है। और जो फर्स्ट माइंड स्ट्राइक करे उसी पे टिक लगाइएगा, ठीक है। और जहां पर भी आपको दुविधा हो कि 1 से अधिक वाला, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर 1 से अधिक में भी आंसर लगाइएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आसान होगा लेकिन आपको ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं कि वो ऑप्शन है ही नहीं, उस केस में आपका क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन होता है उसको भी लगाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान एकदम होना ही नहीं, कूल माइंड से जाना है। निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। हमेशा याद रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करना है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा बोलेगा कि इनमें से कौन सत्य नहीं है, और बहुत लोग जल्दीबाजी में सत्य समझ करके मार के निकल जाएंगे। तो ये सब आपसे गलती बीपीएससी जानबूझ करके करवाएगी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? पहला नंबर
कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर ऑप्शन एक से अधिक आ रहा है, अगर आपको लग रहा है, ठीक है, और खास करके बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से दिखाई देंगे जिसका आंसर एक से अधिक आता है। ठीक है, खास करके मिट्टी से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे, खनिज संपदा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो आप पाएंगे कि उसका आंसर एक से अधिक ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है, एक से अधिक वाले क्वेश्चन पे। और जो क्वेश्चन आसान होगा उस तरह के क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन वाला आता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपका जो चौथा ऑप्शन है, चौथा पांचवा, इनमें से कोई नहीं, मैं लास्ट इसीलिए बोलता हूं कि कई लोग इस कारण से असफल हो जाते हैं। इनमें से कोई नहीं, जो डी नंबर होगा या ई होगा, एक से अधिक, जो भी देख लीजिएगा, आगे पीछे रहता है। ये जो ऑप्शन है आपको, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और इसमें टिक लगाने के लिए आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको यहां तक पहुंचाएगा, यानी इसमें टिक लगाएगा। नहीं तो आप 1 2 3 में ही खोजते रह जाइएगा। बहुत सारे मैथ में भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, और जिसका वैल्यू प्लस माइनस वाला आता है, एक्स स्क्वायर के केस में रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो प्लस माइनस 5 हो गया। तो उस तरह का आंसर में भी एक से अधिक रहता है मैथ में भी। और इनमें से कोई नहीं वाला भी मैथ का भी 2-4 क्वेश्चन होगा 1 to 5 वाले, और हो सकता है ये इस तरह के क्वेश्चन 6 to 8 में भी हो। तो अपने ऊपर जो आप बनाएंगे उस पर एकदम 100% विश्वास कीजिएगा। बगल वाले से पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। आपको जितना बेहतर तरीके से हमने सारा नोट प्रोवाइड किया हुआ है, जितना चीज पढ़ा रखा है, कोई आपके आसपास पढ़ के नहीं जाएगा, उतना जान लीजिए, इस बात का फुल गारंटी है। ठीक है, तो पहला नंबर, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। हाँ, वो क्वेश्चन लगे कंफ्यूजन है, अगर कोई वार्तालाप कर लिया गलती से तो पूछिएगा, लेकिन जो आपका अपना माइंड करेगा वही कीजिएगा। क्योंकि बीपीएससी ऐसे तो पूरा आपका सिस्टम टाइट रहता है, कहीं कोई इधर उधर होता नहीं है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि सेंटर पे वार्तालाप भी हो जाता है। वार्तालाप आपको करना नहीं है। ठीक है, कोशिश नहीं कीजिएगा, अपने काम से मतलब रखना है। बिल्कुल ये नहीं कि गए कि वार्तालाप करना शुरू, चूंकि हो सकता है आपको 1 घंटा पहले ही बैठा लिया जाए बीपीएससी के हॉल में, तो उस दरमियान क्या होता है, बैठे बैठे लोग वार्तालाप स्टार्ट कर देते हैं। और वार्तालाप के दौरान क्या होता, हो सकता है आपका पड़ोसी आ गया, आसपास का आ गया, तो वो क्या करेगा कि हो सकता है कि आपको परीक्षा के समय में डिस्टर्ब भी कर सकता है कि ये बताइए वो बताइए, जैसे भी हो। तो वो सब से बचना है। चूंकि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहते हैं, उस तरह का एक्टिविटी कभी नहीं कीजिएगा। चूंकि पढ़ना ही नहीं है, बल्कि अपने आप को वहां पे अच्छा स्टूडेंट के रूप में ले जाना है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ करके। चूंकि अगर बगल वाला आपको डिस्टर्ब करेगा, पूछेगा, वो उसी केस में पूछेगा जब आप उससे फ्रेंडली हो जाएंगे तब। तो फ्रेंडली नहीं होना है आसपास के लोगों से, ये सब हमेशा एग्जाम में ध्यान देना है। ठीक है, नहीं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में पाएंगे कि आपको डिस्टर्ब करने वाला तत्व पहुंच गया है। ठीक है, और मैथ को पहले बना लीजिएगा, रीजनिंग बना लीजिएगा अगर रीजनिंग हो 1 to 5 में, बाकी में तो रीजनिंग है नहीं। उसके बाद आप जो है जो भी सेक्शन शुरू कीजिएगा लगातार बनाते जाइएगा, जो बनते जाएगा टिक लगाते रहिएगा। कलर शुरुआत में नहीं करना है। कलर जब आपका आधा घंटा बचे घड़ी के साथ, आधा घंटा जब लास्ट में बचे तब कलर करना शुरू कीजिएगा। चूंकि आपके पास 150 क्वेश्चन कलर करने हैं, आधा घंटा का टाइम आपको लेके चलना होगा। यानी अगर आपके पास 2.5 घंटा टाइम मिलता है तो 2.5 घंटा में आप 2 घंटा बनाएंगे, आधा घंटा कलर करने के लिए रखेंगे। ठीक है, तो जाके मैनेजमेंट आपका सही होगा। हिंदी पे ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, तेजी से 15 क्वेश्चन बना के उसको छोड़ देना है। अगर लास्ट में टाइम मिलेगा, और चूंकि केवल टिक लगाना होगा, चूंकि हिंदी है ज्यादा उसमें तो चिंतन करना नहीं होता है, तो लास्ट में फिर कलर उलर भी कीजिएगा। नहीं तो आप 30 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आधा घंटा अगर पूरा ले लिए तो फिर आपको इधर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा मैथ रीजनिंग बनाने का। ठीक है, और सोचने का। तो ये काम जरूर कीजिएगा, हिंदी में टाइम बचाना है। और जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है मैथ का है चाहे रीजनिंग का, वो पहले कर लीजिएगा। ऑप्शन बिहार स्पेशल में 1 से अधिक वाला बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। इनमें से कोई नहीं मैथ में भी रह सकता है। और आपको हमने बताया है जो आसान क्वेश्चन होंगे, जो आपको रटा रटाया होगा, उस तरह के क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं, जानबूझ के कंफ्यूज कराने के लिए बीपीएससी देगा। तो ऑप्शन ये और ये दोनों होता है, तो ध्यान देना है। अंतिम में
हम बताते सब बार हैं यही चीज, लेकिन क्या होता है बहुत सारे लोग जो है एक से अधिक इनमें से कोई नहीं को ऑप्शन मानते ही नहीं है। उनके मन में बैठा हुआ रहता है कि ऊपर से 3 में ही कोई होगा, और उसी चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं, जबकि वह आसान क्वेश्चन होता है और पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा जो सेशन है वो आपको फायदा जरूर करेगा। जब आप एग्जाम के बाद फिर कल क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं डिस्कशन करूंगा ही कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स हमने जुलाई से जनवरी तक करा दिया है। 8 क्वेश्चन देखिएगा, उसी में से कोई ना कोई होगा। मैथ भी आपको टोटल वीडियो आपके पास है, आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से 6-7 क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लेंगे। जीके जीएस में आपको दिक्कत नहीं होगा इस बात का। अब देखिएगा कल ही आएगा क्वेश्चन आपके सामने में, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर आपको खोज खोज के दिखा देंगे कहां कहां से है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने इतना दिन क्या कितना मेहनत किया। बाकी वीडियो तो हमने आपको शुरुआत से जब से जुड़े होंगे सारा वीडियो पहले से ही अवेलेबल था उसमें। ठीक है, जिसका एग्जाम डेट नहीं आया है उसका भी आगे एग्जाम हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, बाकी लोग जो हैं वो अपना 6 to 8 1 to 5 वाले जो भी हैं वो अपना धैर्य पूर्वक जो है जरूर दीजिए एग्जाम, और बिल्कुल अभी से कूल माइंड हो जाइए, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब जो सेशन है वो मैं अभी आज का लूंगा, और आज का जो सेशन है वो है अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। खास करके पिछले बार भी हमने देखा चंद्रयान मिशन के बारे में पूछा, पहले से भी एक्सपेक्टेड था कि करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे, और इस बार भी हो सकता है चंद्रयान, मार्स मिशन, मंगल मिशन से 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, अगर पढ़ने का इच्छा है तो पढ़िए, नहीं तो फिर कूल माइंड आप आराम से जो है खाइए पीजिए। जो 1 to 5 वाले हैं, 6 to 8 वाले हैं जिनका एग्जाम होने वाला है कल, आराम से रेस्ट कीजिए, कूल माइंड से रहिए। कल समय से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाइएगा, ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। जो क्वेश्चन बनेगा बनाइएगा, फर्स्ट माइंड जिसपे स्ट्राइक करता है ना कि ये आंसर होगा उसी को मारिएगा, ज़्यादा बोझिल नहीं करना है, क्योंकि बीपीएससी कई बार ऑप्शन में ही आपको गुमराह कर देगी, फंसा लेती है। ठीक है, तो उस स्थिति में आप पाएंगे कि जो आपका फर्स्ट माइंड कह रहा था वही बिल्कुल सही था। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो चीज ज्ञान है, आप पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो न्यूरॉन्स के रूप में सेव है, डाटा सेव है। अब ये है कि उस डाटा में खोज लेना माइंड का काम होता है। उस समय हो सकता है कि नहीं खोज पाए, हल्का हल्का सिग्नल दे रहा है, तो उस सिग्नल को समझिएगा। ठीक है, जो हम बात बोल रहे हैं आप लोग को भी अनुभव होता होगा एग्जामिनेशन हॉल में, तब जाकर के आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। तरीका है मैथ रीजनिंग पहले सॉल्व करने का है, हिंदी में टाइम बचाने का है, ये सब ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक भी होगा ऑप्शन, ये सब बात को अगर आप ध्यान दीजिएगा। और कलर जो है लास्ट में ही कीजिएगा, जब आधा घंटा बचा के लेकिन रखिएगा। ये नहीं कि सर बोले लास्ट में करने का मतलब है कि बनाते रह गए 2.5 घंटा, टाइम ही नहीं मिला कलर करने का, ऐसी बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि आधा घंटा जब आप घड़ी देखते रहिएगा, आपके क्लासरूम में भी घड़ी होगा, हाथ में भी घड़ी हो सकता है कि डिजिटल या कोई घड़ी अलाउ नहीं हो, लेकिन क्लासरूम में निश्चित रूप से आपके पास घड़ी रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट करते रहिएगा, बेहतर जाएगा परीक्षा। भरोसा रखे हैं, भरोसा किए हैं तो निश्चित रूप से आप पढ़े ही होंगे, और फिर पढ़े हैं तो रिजल्ट भी आपका बनेगा ही। ठीक है, चलिए आप लोग को इसी के साथ में बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर सफल हो करके फिर मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है, और आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्पेस साइंस, और खास करके अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टीआरई में भी दिखते हैं। अब बाकी जो है आपके मेंस पेपर बीपीएससी या प्रशासनिक सेवा में तो आपको दिखता ही है। ठीक है, चलिए
बाकी कल से जो है इस टाइम पे 8:30 से 10 प्रशासनिक सेवा 70वीं बीपीएससी अधिकारी जो लोग तैयारी करते हैं, चूंकि अभी टाइम पर्याप्त है आपके पास, सितंबर में प्री होगा। प्री का तो लगभग आप 80% टीआरई के एग्जाम के दौरान ही पढ़ चुके हैं, तो साथ साथ मेंस का भी मैं अभी पढ़ाना शुरू कर दिया हूं। तो जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ भी सकते हैं, जिनकी इच्छा है आगे अधिकारी बनने की, क्योंकि टाइम है तो बन सकते हैं, और जिनका एज एक्सपायर हो गया तो वो तो टीचर वाले में ही लगे रहिए, ठीक है। बाकी जिनके पास एज बचा हुआ वो निश्चित रूप से एक आध बार तैयारी कीजिए, उससे आपका बेहतरीन जो है एग्जाम में भी परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। जब आप हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो लो लेवल का एग्जाम ऐसे ही आप निकालने लगते हैं। चलिए आज का टॉपिक है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है। भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ऐसे तो पूरा विश्व जो है अंतरिक्ष के पीछे भागने लगा है। अभी का युग ही स्पेस युग आ जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। सारा कुछ जो है स्पेस में हो रहा है, और भारत भी, आपको पता होगा कि इसरो भारत का जो संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर अमेरिका का नासा है, तो ये सब बहुत अच्छा कह सकते हैं कि पूरे विश्व लेवल पे काम कर रहे हैं ये सब संगठन, ठीक है। तो भारत की बात करें तो भारत में तो हम लोग इसरो ही मेन रूप से जो अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे और वो क्या क्या काम कर रही है वर्तमान में। जैसे अभी आपका मार्स मिशन है या चंद्रयान है, ये सब लॉन्च हुआ, या गगनयान मिशन जाने वाला है 2024 में, तो ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड देखते हैं, इसकी भूमिका में हमको क्या लिखना होगा। जैसे मान के चलिए एग्जाम में मेंस में पूछ देता है भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कब से शुरुआत हुआ, कब से भारत में जो है अंतरिक्ष से संबंधित जो है कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, सारा नोट्स में आपको हमने भेज भी दिया ग्रुप में, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई। लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? इसरो का नाम पहले क्या था जो शुरुआत हुआ था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में हुई थी, जो कि भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनके अध्यक्षता में एक इनकॉस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, इनकॉस्पार जो है एक संगठन बनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में, कई बार पूछ देगा, इनकॉस्पार की स्थापना, जो कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर जो है स्पेस एंड रिसर्च है, इसकी स्थापना, इनकॉस्पार की स्थापना जो हुई थी 1962 ईस्वी में हुई थी, और आगे चल करके इसी का नाम बदल करके इसरो कर दिया गया 1969 ईस्वी में। तो इसके संस्थापक किसको कहा जाएगा? अंतरिक्ष विज्ञान का संस्थापक भारत में तो विक्रम साराभाई, और इन्होंने जो सैटेलाइट बनाया था शुरुआती दौर में, तो साइकिल पर लेके गए थे, ठीक है, इनका कहानी है। तो साइकिल से लेके आज का जो युग है इसरो का, जो आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में भी जो है, वहाँ से जो है रॉकेट वगैरह जो भी है लॉन्च किया जाता है। तो बहुत सारे विदेशी रॉकेट भी भारत अब छोड़ रहा है, तो स्पेस सेक्टर में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। तो वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित इनकॉस्पार, जो कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जानी जाती थी, जिसे 15 अगस्त 1969 ईस्वी को पुनर्गठित करके इसका नाम क्या रख दिया गया? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगर कोई पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो हुई है वो 1969 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? तो 1969 में हुआ। अच्छे से समझिएगा, देखिए पढ़ना, समझना और लिखना तीनों तीन चीज है। पढ़ लीजिएगा, कोई भी पढ़ सकता है, समझ भी सकता है, लेकिन सब लोग को लिखने की कैपेसिटी नहीं होती है, सब लोग इसको याद नहीं रख सकते। हाँ, ऑप्शन आएगा तो वहां खोज लेंगे 1969, लेकिन जब इसको भाषा देने की बात आएगी तो 2 लाइन बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। लेकिन एक अधिकारी बनने के लिए यह सबसे बहुत जरूरी है कि लिखने और बोलने अच्छे से आना चाहिए। तो कोई भी तथ्य आपको लिखने के लिए दे रहा है अंतरिक्ष कार्यक्रम पे, तो आप पूरे अच्छे से, जब तक हर एक चीज की जानकारी नहीं देंगे तब तक आपको नंबर ही नहीं आएगा, मार्क्स, तो मेंस पास नहीं कीजिएगा, तो प्री पास करने से भी क्या फायदा होगा, ठीक है। तो इसको जब भी भूमिका देना है तो इस तरीका से लिखना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई? इनकॉस्पार से हुई, डॉक्टर साराभाई,
विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। फिर आगे चल करके 15 अगस्त 1969 को इसी का नाम क्या रख दिया गया, इसरो रख दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब यहां तक हो गया आपका। इसरो का उद्देश्य क्या है, सबसे जरूरी है कि उद्देश्य, कोई भी संगठन है उसका एक प्रॉपर उद्देश्य होता है। तो इसरो का क्या उद्देश्य है, भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में, किसमें, स्पेस रिसर्च में, कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, स्पेस के भी कई कार्य हैं, एक तो सैटेलाइट बनाना, दूसरा कि वो सैटेलाइट जाएगा कैसे अंतरिक्ष में वो बनाना, यानी यान बनाना, तीसरा अनुसंधान करना, मंगल ग्रह का अनुसंधान करना, शुक्र ग्रह का अनुसंधान करना, अभी बुध का अनुसंधान होने वाला है, वहां पर भी पाया गया है जल की मात्रा, मंगल पे जो है दूसरा पृथ्वी के रूप में यानी जीवन संभावना है मंगल ग्रह पे, तो वो सब पे रिसर्च करना। तो तीन तरह की काम जो है ये इसरो करती है। एक तो आपका सैटेलाइट बनाने का काम हो गया, एक यान बनाने का काम हो गया जो वहां तक पहुंचाया जाए, और तीसरा है कि कोई भी अन्वेषण, नया खोज करना किसी प्लानेट का, किसी ग्रह का, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, उस पर क्या जीवन संभव है नहीं है, ये सब के बारे में रिसर्च करना। ठीक है, तो तीन तरह के कार्यक्रम यहां इसरो के द्वारा किया जाता है। अब आप लेट आए, इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया है, शुरू के ही 10-15 मिनट हमने इंस्ट्रक्शन ही दिया है। जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपके ऐसे ऐप पे भी दिखेगा, ऐसे यूट्यूब पे भी आपको दिख जाएगा थोड़ा देर बाद, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा क्या क्या हमने इंस्ट्रक्शन दिया। आप लोग थोड़ा लेट से जुड़े, हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, क्या करना है आपको एग्जाम में सारा कुछ बता दिया है। बाकी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है हमने, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है, जो आप गलती करते हैं बस वो नहीं करिएगा, वो हमने आपको शुरुआती वीडियो के शुरुआती चरण में बता दिया है। ठीक है, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो जब मैं अपलोड कर दूंगा आपके कंटेंट में भी दिखेगा, ऐप जो लोग बाय कर रखे, बाकी लोग को यूट्यूब पे भी मैं डाल देता हूं तो वो लोग भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, इसरो का उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना तथा अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से भारत के नागरिक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, जैसे संचार सुविधा, जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं इसका भी निर्माण भारत करता है और इसरो इसमें आगे है। मौसम संबंधी सूचना, बहुत सारे देश को मौसम संबंधी सूचनाएं भारत से ही प्राप्त होती है, जो छोटे देश जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है या म्यांमार है, जो छोटे छोटे आसपास के दक्षिण पूर्वी एशियाई जो भी देश हैं छोटे छोटे, उनको जो है ये सब सूचना जो है वो भारत ही प्रदान करता है। मौसम संबंधी सूचना, सामरिक शक्ति बढ़ाना, और सैटेलाइट के माध्यम से सामरिक शक्ति की भी वृद्धि हो रही है। सैटेलाइट के माध्यम से आप दुश्मन पे नज़र रख सकते हैं, कहाँ क्या एक्टिविटी हो रहा है वो देख सकते हैं। तो इन सब क्षेत्र में जो है इसरो काम कर रही है, यानी कोई एक फील्ड नहीं है। इसका संचार एस्टेब्लिश करना, जो भी आपका कम्युनिकेशन है, मोबाइल नेटवर्क है, ये सब। उसके बाद आपका जो है बता ही दिए, सामरिक शक्ति बढ़ाना है। उसके बाद मौसम संबंधी जानकारी, किधर से तूफान उठा, कितना दिन में पहुंचेगा भारत के तट पे, ये सब जानकारी अब इसरो के माध्यम से लोगों को पहले से ही सूचना मिल जाती है। जैसे आपका होता है ना आपदा प्रबंधन, तो पहले से मैनेजमेंट करके, जैसे तूफान आएगा 2 दिन बाद, पहले से सूचना हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि 2 दिन में तूफान आएगा, तो कोस्टल एरिया वाले जो है एकदम जो भी है सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं। तो ये सब का काम जो है इसरो करती है बचाव का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयोग क्या क्या है, मौसम जानकारी, अंतरिक्ष अध्ययन करना, संचार सेवा, आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो ये सब मेन रूप से जो है आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम के विशेषताएं हैं, फायदे होते हैं। अब देखिए इसरो के कार्यक्रम, आपको दिख रहा होगा क्या क्या कार्यक्रम इसरो करता है। तो हमने शुरुआत में ही बताया 3 तरह के कार्यक्रम इसरो के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, और आप लोग को जब वीडियो अच्छा लगता है देखते तो लाइक जरूर किया कीजिए और दोस्तों के बीच में भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आप लोग ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही केवल फ्री में वीडियो देखते हैं। ठीक है, इसमें मेहनत लगता है डिजाइन करने में, पढ़ाने में, हर एक चीज़ में। तो जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, और कुछ तो मांग नहीं रहे हैं। बाकी जो लोग कोर्स लेते हैं उनको भी न्यूनतम फीस में आपको सारा जानकारी दिया जाता है। ठीक है, आपको भी पता है कि कितना जानकारी का चीज़ आपको कितने सस्ते में प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, उसके बाद इसरो के कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम है। सबसे पहला उपग्रह बनाना, उपग्रह निर्माण करना, छोटे छोटे सैटेलाइट या बड़े उपग्रह हो गए,
जैसे संचार सैटेलाइट है वो बड़ा भारी भरकम उपग्रह होता है। छोटे छोटे दूर संवेदी ग्रह भी होते हैं, जीपीआरएस वगैरह जो जिस पे काम करता है। तो उपग्रह निर्माण करना इसरो का काम है। दूसरा काम है कि अंतरिक्ष में आखिर वो जाएगा कैसे, जो बनेगा उपग्रह उसको तो कोई ले जाने वाला यान होना चाहिए ना। तो जैसे पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, ठीक है, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये सब का निर्माण का काम भी इसरो देखती है, करती है। उसके बाद अंतरिक्ष अन्वेषण, जैसे आपका सूर्य के कोरोना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो उसके लिए सूर्य मिशन, आदित्य मिशन अभी चलेगा, फिर बुध ग्रह का मिशन चलने वाला है, फिर अभी शुक्र मिशन है, ठीक है, गगनयान मिशन है, चंद्रयान मिशन आपने देखा, मार्स मिशन आपने देखा। तो कई तरह के मिशन जो है ये बीच बीच में करते रहती हैं, और जिससे कि उस ग्रह के बारे में सारी जानकारियां एकत्रित हो सके। आगे आगे और भी जानकारी हम आपको इसी क्लास में देंगे, ठीक है। अब सबसे पहला काम है कि अब आपको उपग्रह जो निर्माण होता है वो भी कई प्रकार के उपग्रह होते हैं। एक उपग्रह होता है इनसेट उपग्रह, जिसको हम दूर संचार उपग्रह कहते हैं, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट होता है। जितना भी नेटवर्क है, जितना भी आप मोबाइल से बातचीत करते हैं, इंटरनेट से आपका आदान प्रदान होता है, ये सब इनसेट उपग्रह होते हैं। उनके माध्यम से ये किया जाता है। पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट होना चाहिए, तो वो तब जाकर के पूरा पृथ्वी कवर होता है। तो ये सब बड़े बड़े उपग्रह जो हैं ये छोड़े जाते हैं, दूर संचार के लिए भारी भरकम उपग्रह होते हैं ये। दूसरा होता है IRS, ठीक है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते हैं। ये छोटे ग्रह भी हो सकते हैं, मान के चलिए ना कि 1000 kg का या 1200 kg का, इस तरीका का छोटे छोटे उपग्रह भी होते हैं, ठीक है। तो IRS दूर संवेदी उपग्रह ये अपना चक्कर लगाते रहते हैं पृथ्वी का, और कुछ कुछ सूचनाएं, मौसम संबंधी सूचनाएं, जलवायु संबंधी सूचनाएं, वायु संबंधी सूचनाएं, या कुछ भी उल्कापिंड संबंधी सूचनाएं अपना देते रहते हैं। तो ये हो गया आपका IRS दूर संवेदी उपग्रह, जिनका काम है कि फोटो खींचना, समय समय पर जो है हर एक चीज़ को, जैसे ग्रह का है प्रभाव, यानी जो भी आपका जैसे मून है तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब का नज़दीक से फ़ोटो क्लिक करना, तो इस तरह की जो भी है, तो ये अपना रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। ये अपना घूमते रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है, हल्के भी होते हैं। तो इसके बारे में अभी हम आपको और भी जानकारी देंगे, ठीक है। तो मेन रूप से उपग्रह में 2 तरह के उपग्रह बनाए जाते हैं भारत में इसरो के द्वारा, और ये दोनों उपग्रह जो हैं सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए है। देखिए, इनसेट के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की शुरुआत 1983 ईस्वी में हुई इनसेट का। वही भारतीय सुदूर संवेदन प्रणाली की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई, ठीक है। और इसको बाह्य कक्षा में स्थापित किया जाता है। किसको? तो आपके जितने भी रिमोट सेंसिंग उपग्रह होंगे वो वायुमंडल से बाहर बाह्य कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये भी आपका 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थापित किए जाते हैं भू स्थिर उपग्रह। चूंकि भारी भरकम उपग्रह होते हैं इसलिए इसको जो है जियो स्टेशनरी एरिया में छोड़ा जाता है, जिस कारण से वो पृथ्वी पर जल्दी नहीं गिरे, ठीक है। इसलिए छोड़ा जाता है, चूंकि आपको पता होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा पोल पे होता है, ठीक है। तो उसको छोड़ने के लिए यहाँ पे जब भी उपग्रह छोड़ेगा तो हल्का उपग्रह, चूंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है तो वो पृथ्वी पे जल्दी गिर जाएगा। और चूंकि भारी भरकम उपग्रह है तो इस एरिया में छोड़ेगा तो जल्दी गिर जाएगा, इसलिए इसको विश्वत रेखा के समानांतर छोड़ेगा, जिससे कि वो क्या होगा, जल्दी नहीं गिरेगा, ठीक है। चूंकि आपको पता होगा जो ध्रुव पे होता है सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्यों? चूंकि ये जो है बीच में चिपटा हुआ है, पृथ्वी क्या बीच में चिपटा हुआ है, ऊपर नीचे क्या है, सॉरी ऊपर नीचे क्या थोड़ा सा नारंगी की तरह गोल है, और ये वाला जो ये वाला रेडियस ज्यादा है जबकि ये वाला रेडियस कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आर पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है पृथ्वी का, तो ये वाला जो रेडियस होता है कम होता है, जिस कारण से आपका क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे जब आर का वैल्यू घटेगा तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम बटा में वहां पे जो करते हैं R² करते हैं उसका रेडियस, तो उस स्थिति में क्या होगा कि पोल पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे जो है रेडियस बड़ा होता है, जिस कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। तो भारी भरकम जितने भी इनसेट होंगे सबको जियो स्टेशनरी एरिया GSLV के माध्यम से, यानी विश्वत रेखा के समानांतर, जिसको आप भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, जो पृथ्वी पर हर हमेशा एक ही जगह दिखेगा, हर एक समय वो दिखेगा, लगेगा स्थिर है, जबकि उसी चाल से पृथ्वी भी घूम रही है और वो सैटेलाइट भी घूम रहा होता है। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इनसेट और इसमें यही अंतर है।
अब देखिए यहाँ क्या, हल्के उपग्रह 1200 किलो तक के उपग्रह को जो छोड़ा जाता है PSLV के माध्यम से छोड़ा जाता है, और खास करके इसमें दूर वाले, ठीक है। इसमें टेलीकम्युनिकेशन, कॉपी लिंक, डाउनलिंक, संचार स्थापना का सिद्धांत आधारित होता है। भारी भरकम उपग्रह होते हैं इनसे, ट्रांसपोंडर और कैमरे लगे हुए होते हैं इसमें भी, ठीक है। दूर संचार स्थापित करने के लिए उपयोग होता है। भू स्थिर, पहले ही हमने बता दिया, ये जिस एरिया में होते हैं वहां से पृथ्वी से हमेशा एक ही जगह दिखते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, इसीलिए इसको हम लोग भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। किसको? इनसेट वगैरह जो है, जीसेट। काली कक्षा में, ठीक है, GSLV के सहारे इसको प्रक्षेपित किया जाता है, काली लिखे या बाहरी कक्षा में कह सकते हैं। उपयोग आंकड़ा संप्रेषण, व्यापार, संचार सुविधा, सैन्य संचार, जितने भी होते हैं कम्युनिकेशन, चाहे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, या जीसेट है, एडुसेट है, ये सब एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से ही आपका होता है। यानी आपका जो इनसेट है वो भारी भरकम उपग्रह है और जियो स्टेशनरी भू स्थिर उपग्रह होते हैं, और इनको विषुवत रेखा के समानांतर छोड़ा जाता है, और ये संचार जो है स्थापित करने में मदद करते हैं। इतना जानिए। दूसरा है आपका क्या चीज? तो भारतीय सुदूर संवेदन प्रणाली, इसकी शुरुआत 1988 में हुई। इसको बाह्य कक्षा में छोड़ा जाता है, यानी ध्रुव के ऊपर, जो आपका पृथ्वी है उसके ध्रुव के ऊपर, और PSLV के माध्यम से छोड़ा जाता है। जितने भी हल्के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो PSLV से छोड़े जाते हैं, पोलर एरिया में, यानी ध्रुव के ऊपर समानांतर। उसके बाद ध्रुवीय कक्षा में छोड़े जाएंगे। उपयोग मानचित्र, जैसे आप लोग देखते हैं ना मैप, आपका लोकेशन ट्रैक होना, मैप बनाना, किसी देश का कैसा मैप है नहीं है, ये सब यहाँ से दिख जाता है। प्राकृतिक संसाधन का सर्वेक्षण करना, कहाँ जंगल है, कहाँ क्या है, कहाँ आग लग गया किस जंगल में, ये सब वहाँ पे जो कैमरा है उसके माध्यम से निगरानी किया जाता है, देखा जाता है। भूमि, जल, खनिज आदि का सर्वेक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। जलवायु परिवर्तन, मौसम संबंधी जानकारी लेने में, पर्यावरण आपदा प्रबंधन में IRS सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहिणी सीरीज हो गया आपका, IRNSS कोस्टल सेट जो हो गया ये, उसके बाद IRS, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ये सब आपका क्या हो गए? तो दूर संबंधी उपग्रह, ठीक है। इंडियन रिमोट सेंसिंग कह सकते हैं इसको, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, ठीक है। तो दो तरह के उपग्रह यहाँ पे बनाए गए, एक संचार के लिए, एक जो है देख रेख के लिए, मौसम संबंधी जानकारी के लिए, मानचित्र के लिए, ठीक है। तो ये दो तरह के उपग्रह, एक PSLV के माध्यम से छोड़ा जाता है, दूसरा GSLV। तो भारी भरकम जब भी छोड़ा जाएगा GSLV के माध्यम से छोड़ा जाएगा। हल्के उपग्रह जब भी 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg या 1200 kg तक का छोड़ा जाएगा तो PSLV से। लेकिन जब बात होगी 3000 किलो का, 5000 किलो का छोड़ने का, तो उस समय GSLV के माध्यम से जियो स्टेशनरी एरिया में छोड़ा जाता। तो ये उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब है देखिए वही चीज, अब यहाँ पे यान के बारे में, वो तो था सैटेलाइट, अब है आपका यान। अब वो सैटेलाइट छोड़ा किस यान के माध्यम से जाता है, वो भी दो प्रकार के मेनली होते हैं, जो कि आपको हमने उस समय भी चर्चा किया, अभी भी थोड़ा देर पहले, PSLV, GSLV। तो वही चीज यहां पे देखिए क्या है। PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर मतलब ध्रुव पर, जैसे ये पृथ्वी है तो ये पोल है यहां पे, तो जब इस पे इसके ऊपर छोड़ा जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुव के ऊपर। और जितने भी हल्के ग्रह होंगे, हल्के उपग्रह, उसको ध्रुव के ऊपर छोड़ा जाता है, क्योंकि ये आसानी से चला जाता है, सस्ता होता है, सस्ता पड़ता है। लेकिन ड्रॉबैक इसका यही है कि बहुत जल्दी गिर जाता है, ठीक है। अगर भारी भरकम इसके सहारे छोड़ेगा तो तुरंत गिर जाएगा, तो खर्चा लगता है चूंकि छोड़ने में बहुत ज़्यादा, तो तुरंत गिर जाएगा, तो सारी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हल्के उपग्रह छोड़े जाते हैं PSLV, और भारत को इसी में महारत हासिल है। PSLV में आज भी अगर भारी भरकम उपग्रह छोड़ना हो 5000 किलो का, तो भारत भी दूसरे देश में, जैसे अमेरिका के मदद से छोड़ेगा, चीन के मदद से छोड़ेगा, या रूस के मदद से छोड़ेगा, या फ्रांस की मदद से छोड़ेगा। लेकिन खुद उतना शक्ति अभी भारत के पास नहीं है कि भारी भरकम उपग्रह ऊपर पहुंचा दे, ठीक है। तो भारत PSLV में आगे जरूर है, लेकिन GSLV में अभी पीछे है भारत। इसरो इस पे जो है उतना आगे नहीं बढ़ चुके जितना अमेरिका वगैरह बढ़ चुका है, ठीक है। तो आज भी भारत का भारी भरकम अगर सैटेलाइट छोड़ना होगा तो भारत भी अमेरिका का मदद लेगा या फ्रांस का मदद लेता है, ठीक है। तो जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको कहते हैं, GSLV। और इसको क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी जब ध्रुव पे छोड़ा जाएगा
पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर, तो वहां पे PSLV का उपयोग होगा और यहाँ पे हल्के उपग्रह छोड़े जाते हैं। और जब भी भारी भरकम उपग्रह छोड़ा जाएगा वो GSLV के माध्यम से छोड़ा जाएगा। तो इस पे भी इसरो रिसर्च कर रही है, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाई है जितना कि PSLV में इसरो को सफलता हाथ लगी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि PSLV में क्या होता है और GSLV में क्या होता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है और ये आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यहाँ पे देखिए हल्के उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए PSLV का प्रयोग होता है। GSLV का प्रयोग भारी भरकम उपग्रह है उसके लिए होता है। लगभग 1200 किलो वजन तक PSLV के माध्यम से छोड़ा जा सकता है, जबकि इसका वजन 2000 या 2000 से अधिक केजी के लिए भी छोड़ा जाता है। इसका ऊंचाई मात्र 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक छोड़ा जाता है। किसको? PSLV को। जबकि वहीं दूर संचार जो भारी भरकम उपग्रह होते हैं उसको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो ये जो है भारी भरकम उपग्रह हो गए। तो यानी इससे ज्यादा ऊंचाई अगर भेजना हो तो GSLV से भेजा जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे है PSLV C1 C2 करते करते अभी C52 तक, अभी तो और 53 भी हो गया है। PSLV C53 इसी तरीका सीरीज बढ़ रहा है, PSLV C53 54 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इधर जो है आपका MK3, ठीक है, GSLV MK3 MK3 ही रहता है, लेकिन GSLV का सीरीज रहता है। ठीक है, तो दूर संचार या भारी उपग्रह को GSLV MK3 के माध्यम से छोड़ा जाएगा। इसके जो भी एग्जाम्पल हैं भू स्थिर कक्षा में जाते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जैसे GSAT-2 नवंबर 2018 में GSAT-2 को छोड़ा गया था। ठीक है, इनसेट सीरीज के उपग्रह को GSLV के माध्यम से छोड़ा जाता है। ठीक है, अब एक क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में आप लोग जानते होंगे इंजन भी होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन का भी वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। चूंकि वो क्या होता है कि उसमें जो ईंधन होता है वो -डिग्री में होता है, तो जिससे कि आग लगने की संभावना कम होती है। इसीलिए जो वैज्ञानिक है या रॉकेट साइंस में उसका प्रयोग होता है और वहां पे जो है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन में जो है 4 स्टेप ऑन मोटर लगे होते हैं, द्रव ईंधन पे आधारित होता है। द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन आधारित क्रायोजेनिक ईंधन होते हैं। यानी इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है ठंडा ईंधन का, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जिससे कि चूंकि जब वायुमंडल में जाता है तो घर्षण होता है तो आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। तो क्रायोजेनिक इंजन जब ठंडा रहता है तो उसमें आग नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी द्रव ठोस के रूप में भी प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है खास करके। ठीक है, तो यही क्रायोजेनिक इंजन की विशेषता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो आपको दिख रहा होगा यही रॉकेट है। ठीक है, जिसके माध्यम से यानी यान है जिसके माध्यम से छोड़ा जाता है। ये आगे जाके बस ये बाहर वाला सैटेलाइट निकलेगा, बाद बाकी रास्ता में ही रह जाता है। ये गया तो ये वाला जो रॉकेट जो लगा नीचे में, ये कुछ दूर तक उसको वायुमंडल के बाहर भेजने के लिए सफिशिएंट होता है। इसका काम है कि इसके अगले भाग को वायुमंडल के बाहर पहुंचा दे। ये बाहर पहुंचा दिया। एक होगा डायरेक्शन देने का, किस डायरेक्शन में जाना। अगर मून पे जाना है तो मून वाला डायरेक्शन में जा करके लाके रॉकेट कैसे छोड़ते हैं डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कंट्रोल होता है नीचे से। ठीक है, इसरो के वैज्ञानिक करते रहते हैं। वहां गए डायरेक्शन कर दिए मून के तरफ, बस वो क्या होगा कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर जाके मून के ग्रेविटेशनल एरिया में चला गया गुरुत्वाकर्षण बल में, फिर वह मून का चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। फिर धीरे धीरे जो है मून पे जाना है तो मून पे चला जाएगा। तो इस तरीका से वैज्ञानिक काम करते हैं। ठीक है, इसका भी पढ़ाई होता है एस्ट्रो साइंस, ठीक है, स्पेस का। तो यहाँ पर देखिए ये सब जो भी है कैसे कैसे ये बढ़ा है। सबसे पहले SLV-3 हुआ, फिर ASLV आया, फिर PSLV आया, इसमें भारत को महारत हासिल है। फिर GSLV आया, देख रहे हैं कितना भारी भरकम है। और उसके बाद GSLV MK3 आया। ठीक है, ये और भी भारी भरकम जो है सैटेलाइट को ले जाने में कामयाब है। ठीक है, तो इस तरीका से जो है इंडिया का भी रॉकेट साइंस आगे डेवलप हो रहा है। भारत में भी इसरो इस पे काम कर रही है। आने वाले समय में हर एक फील्ड में भारत का इसरो आगे रहेगा। ठीक है, चलिए, कई बार इसमें जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो ठोस HTP भी रहता है। HTP क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, एक प्रकार का ईंधन है। क्या है, हो सकता है पूछ दे कि HTP क्या होता है।
ठोस HTPB का प्रयोग यहां ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में जो आपका ठोस प्रणोदक जो होता है, आप लोग सुनते होंगे रॉकेट में ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है ईंधन का, वो यही रहता है। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सब का तो होता ही है। चलिए, ये था आपका रॉकेट साइंस और जो कि छोड़ा जाता है यान के बारे में। GSLV PSLV समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो करेंट से रिलेटेड है, और चूंकि पहले से अभी फिर हम अभी का भी करेंट पढ़ाएंगे, खास करके चंद्रयान मिशन को भी बताएंगे, मंगल मिशन को भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो 2022 से ही ले चलते हैं घटनाक्रम को देखिए। 23 जून 2022 को GSAT 24 उपग्रह लॉन्च किया गया, जिसे दक्षिण अमेरिका में, देखिए भारत का ही है ये GSAT 24, कहां का यान है? भारत का ही है, लेकिन इसको कहां से छोड़ा गया है? तो देखिए फ्रेंच गुआना, जो कि कहां पे स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, वहां से छोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको शुरू में ही बोला कि जो भी भारी भरकम होगा वो भारत खुद नहीं छोड़ पा रहा है अभी। ठीक है, इसको भी किसी अन्य देश की मदद से छोड़ा जाता है भारतीय उपग्रह को। तो 23 जून, देखिए क्या लिखा हुआ, 23 जून 2022 को GSAT 24, क्या है? GSAT, जो कि सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है, उसको लॉन्च किया गया। कहां से? दक्षिण अमेरिका का एक जो फ्रेंच गुआना एक जगह है, कोरो से लॉन्च किया गया। वजन 4180 kg, यानी भारत अभी तक 2000 kg तक के ही सैटेलाइट को छोड़ पाता है। बाद बाकी भारी भरकम उपग्रह को भारत भी अन्य देशों की मदद से ही ऊपर पहुंचा पाता है अंतरिक्ष में। 14 फरवरी 2022 को, आप देखिए ये PSLV, ये भारत से ही जाएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम 04, ये छोड़ा गया कब? तो C-52 के माध्यम से। ये सीरीज है, PSLV का सीरीज है, जो कि 14 फरवरी 2022 को छोड़ा गया था, EOS 04। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है 04। उसके बाद एस्पायर सेट 1, उसके बाद ILS-2 TD को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, किसके माध्यम से? PSLV C-52। तो एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। EOS 04 रडार इमेजिंग उपग्रह है, जिसका वजन 1710 किलोमीटर है। हर मौसम में उच्च गुणवत्तापूर्ण तस्वीरें ये ले सकता है। नाम ही है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम। तो ये अर्थ का ऑब्जर्वेशन करता है, कैसा भी मौसम हो, पिक्चर क्वालिटी अच्छा देगा पृथ्वी पर, वो जो भेजेगा उसका क्वालिटी बहुत बेहतर होगा पृथ्वी का। तो इसलिए इसको बनाया गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसको कहते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS क्या हो गया? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, याद रखना है। कृषि, वन, पौधारोपण, मिट्टी में नमी, पानी की उपलब्धता और बाढ़ग्रस्त इलाकों के नक्शे तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा कि जो भी मिट्टी है उसके बारे में जानकारी लेने में, बाढ़ग्रस्त एरिया को पकड़ने में, नक्शा बनाने में, ये सब में इसको मदद मिलेगा। और इसकी आयु लगभग 10 वर्ष है, यानी 10 वर्ष तक ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा और सूचना देगा। धीरे धीरे ये इसका भी पावर, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खींच लेता है और पृथ्वी पे गिर जाता है। ठीक है, कोई भी सैटेलाइट का एक समय सीमा होता है, वो धीरे धीरे उसका पावर घटते जाता है। और फिर जिस प्रकार से आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, फिर बाद में जाके चक्कर लग के केंद्र में गिर जाता है, उसी प्रकार से सारे सैटेलाइट भी घूमते घूमते उसका पावर थोड़ा सा घटते घटते वो पृथ्वी पे गिर जाता है। ठीक है, ये क्रायोजेनिक इंजन के बारे में नोट। क्रायोजेनिक तकनीक विभिन्न करना, जैसे द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करना, जैसे द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग, यानी 77 केल्विन टेम्परेचर जिसे है माइनस में, तो वहाँ पे क्रायोजेनिक ईंधन में ठंडा ईंधन का प्रयोग किया, वही चीज़ लिखा हुआ। अब है अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में, देखिए क्या क्या कार्य किया है इसरो ने, उसको देखते हैं। महत्वपूर्ण कार्य जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक है आपका चंद्रयान 1, 19 सितंबर 2008 को गया था चंद्रयान मिशन पहली बार। PSLV द्वारा छोड़ा गया था, कहां से? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जो कि इसरो का एक कह सकते हैं, वहां से जितने भी सैटेलाइट हैं PSLV छोड़े जाते हैं। उसके बाद प्रक्षेपण केंद्र है। कार्यकाल 2 वर्ष का था। उपकरण 12
उसमें लगाए गए थे, 6 भारत के और 6 अन्य थे। अभियान लागत 386 करोड़ रुपया था चंद्रयान 1 का। उद्देश्य सौर प्रणाली, चांद उद्गम यानी चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है, रासायनिक तत्व, खनिज संपदा आदि की वहां पे खोज करना, चंद्रमा पे पानी का पता लगाना, ये सब के लिए चंद्रयान 1 गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका गया चंद्रयान 2। ठीक है, 3 जनवरी 2019 को, लेकिन अभियान पूर्ण सफल नहीं हुआ। ठीक है, ऑर्बिटर लगातार चंद्रमा की परिक्रमा करते तस्वीर भेज रहा है, लेकिन जो वहां का मिट्टी का रिसर्च करना था वो लैंडिंग सही सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया, जिस कारण से वो जो डिवाइस है वो डिस्टर्ब हो गया, टूट गया। लेकिन वो जो उसके ऊपर सैटेलाइट घूम रहा था फोटो खींचने वाला कैमरा, वो अभी भी तस्वीरें वहां का भेजता है। तो पूर्ण रूप से वो असफल नहीं हुआ था भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन था, लेकिन जो मेन काम जो था वहां पे पानी का पता लगाना, वहां के खनिज का पता लगाना, वो काम नहीं हो सका था। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान 3 उड़ान हल्की श्रेणी रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर कुछ दूर चलकर आंकड़े जुटाएगा, जो कि अभी सफल हुआ, आपको पता ही पिछले साल। ठीक है, चंद्रयान वो क्या था, 3 था, जो कि सफल हो गया। आगे अभी चंद्रयान 3 के बारे में भी बताएंगे। अब यह है मंगल मिशन PSLV C-25, 139 किलो का है ये। 5 पेलोड के माध्यम से छोड़ा जाएगा, स्वदेशी निर्मित है, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। ध्रुवीय यानी ये भी पोलर एरिया में छोड़ा जाएगा। 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। 24 सितंबर 2014 को मंगल के कक्षा में प्रवेश किया। मंगल पर जीवन, मीथेन गैस की मौजूदगी, जीवन हेतु अन्य गैस, खनिज, धरातल की संरचना, पानी का पता लगाना इसका कार्य रहा। इसरो की बड़ी उपलब्धि, चौथा सफल देश बना जो कि इतने कम खर्चा में मंगल ग्रह तक अपने यान को पहुंचा दिया, मात्र 450 करोड़ में, जो कि सबसे कम खर्चा है अन्य देशों की तुलना में। ठीक है, उसके बाद आपका इसरो का मिशन है आदित्य मिशन, जो कि इसरो द्वारा भेजा गया सौर मिशन है। सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहा है, बाहरी कोरोना का अध्ययन करना है। उसके बाद एक है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और इसका प्रक्षेपण 2023 में संभावित है, लेकिन नहीं हुआ है। इसमें HLVM-3 का उपयोग किया जाएगा। 10,000 करोड़ की लागत होगी। 3 सदस्यीय दल 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे भू कक्षा में भेजा जाएगा। चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले यह कारनामा जो है और भी देश कर चुके हैं, जैसे आपका चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ये कर चुके हैं। चौथा देश भारत होगा। इस मिशन की जिम्मेदारी 3 बड़ी संस्था को दिया गया है, DRDO, इसरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। ठीक है, तो ये सब काम कर रही है। बहुत जल्द ही भारत की तरफ से जो है भू स्थिर क्षेत्र में जो है वैज्ञानिकों को, जो भी स्पेस अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, उनको भेजा जाएगा। ठीक है, अब है शुक्रयान मिशन। ये 2024 में संभावना है इसको भेजने का। ठीक है, और ये इसीलिए 2024 में, चूंकि ये एक ऐसा मौका है जब 2024 में पृथ्वी के नजदीक होगा शुक्र। ठीक है, सबसे नजदीक होगा, जिस कारण से जो है यह मिशन 2024 में अगर विफल हो गया तो फिर यह मिशन जो है 2031 में करना होगा, तब जाके पृथ्वी फिर शुक्र के निकट आएगा। ठीक है, शुक्र का परिक्रमा करना इस मिशन का 2024 में ही क्यों, दिसंबर 2024 में शुक्र पृथ्वी के बेहद निकट होगा। फिर अगला मौका अगर इस बार चूक गया, अगर नहीं भेज पाया इसरो, तो फिर इसको 2031 में भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है नेविक है, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसका कार्य है भारत के नौवहन प्रणाली उपग्रह है। 1 जुलाई 2013 को इसरो द्वारा छोड़ा गया और भारत के 73 उपग्रहों के समूह वाली उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को दिया गया नाम है। ये जो कि देश और देश की सीमा में 1500 किलोमीटर की दूरी तक उपयोगकर्ता की जो भी मशीन है, मैरीन है, उसके स्थिति के बारे में बताता है, जैसे नेविगेट करता है। जैसे मान के चलिए कोई भी जहाज है, पानी में जा रहा है, अगर भुतला गया, भुतलाना समझ ही नहीं, खो गया आगे जाके, तो उसको इस सैटेलाइट के माध्यम से खोज लिया जाएगा। कई बार मछुआरे क्या होते हैं, दूसरे देश में घुस जाते हैं मछली मारते मारते समुद्र में, दिशा का ज्ञान नहीं होने के कारण, तो उस स्थिति में इसके माध्यम से जो है पता चल जाता है। अंतरिक्ष में विभिन्न जगहों से पृथ्वी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी पर धरातल की वास्तविक समय सीमा वैश्विक चित्र उपलब्ध कराता है नेविक। तो ये भी एक अच्छा कह सकते हैं सैटेलाइट है जो कि कार्य कर रहा है। नौवहन, कार, फोर, जहाज, नौका, वायुयान, मछुआरों के लिए विशेष उपयोगी। आज आप लोग देखते होंगे कि कार को ट्रैक किया जाता है ना, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सब ये सब नेविक जो नौवहन उपग्रह है उसके माध्यम से होता है।
सर्वेक्षण और शहर निर्माण, सटीक भौगोलिक जगहों की पहचान, आपदा प्रबंधन, मानव जानवर संघर्ष से बचाव, कहाँ जानवर जा रहे हैं क्या है नहीं है उसके बारे में जानकारी चल जाता है। सैन्य उपयोग, मिसाइल, कौन मिसाइल भारत की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है या उसको रास्ते में ही रोकना है तो उस समय ये सब का प्रयोग किया जाता है। बम, वायुयान का सटीक मार्गदर्शन, जो भी एरोप्लेन जा रहा है तो उसको डायरेक्शन देने में, बताने में ये सब नौवहन उपग्रह काम करता है। युद्ध एवं शांति दोनों के लिए ये उपयोगी है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि इसरो ने विभिन्न प्रयोग एवं कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है बल्कि कम लागत में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में खड़ा किया है। वर्तमान में इसरो PSLV के माध्यम से विदेशी आय भी अर्जित कर रहा है, न केवल अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सामरिक स्तर पर भी देश को मजबूती प्रदान किया जा रहा है इसरो के माध्यम से। तो इस प्रकार से इसरो के बारे में अगर पूछे, और पूछता ही एक साल के बाद एक साल अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत का पूछ ही देता है BPSC मेंस राइटिंग में, तो वहां पर अगर आप इतने अच्छे से हर एक चीज को डिस्क्राइब करके लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था मेंस का। अब कुछ जानकारी हम आपको, जो लोग अभी टीचर वाले एग्जाम में बैठेंगे या हो सकता है प्रशासनिक सेवा में 70वीं में बैठेंगे, तो उनको यहां से फिर क्वेश्चन पूछेगा। उनको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। पिछले बार भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन चंद्रयान मिशन के थे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा चंद्रयान मिशन के बारे में बता दूं। चंद्रयान 3 के बारे में कब छोड़ा गया ये क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से, हमने नोट्स जो है ग्रुप में भेज दिया है, फिर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं पढ़ रहा हूं, अच्छे से आप सुनिएगा। 1-2 क्वेश्चन TRE के एग्जाम में यहां से निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए कि जो चंद्रयान मिशन है 3 ये कब लॉन्च किया गया। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को ये कहां पहुंचा को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, किस ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया। ठीक है, इसीलिए अंतरिक्ष दिवस के रूप में अगर पूछेगा कौन सा दिवस मनाया जाएगा तो 23 अगस्त याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिए, जब मैं लास्ट दिन पढ़ाता हूं उसके 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब संजोग कहिए चाहे जो भी कहिए, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। ऐसा कोई मेरा ये नहीं होता है कि ये चैप्टर पूछेगा या नहीं पूछेगा, मैं पढ़ाता हूं आ जाते हैं। आप देखिएगा फिर यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूंगा कि देखिए क्वेश्चन आया कि नहीं आया। तो 23 अगस्त 23 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर क्या किया, इतिहास रच दिया। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में अब मनाया जा रहा है भारत में। अगर भारत के अंतरिक्ष दिवस के रूप में अगर पूछे 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो स्पेस डे यानी अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, विदित हो कि भारत दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। ठीक है, विदित हो कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जहां पे चंद्रयान लैंड किया, जहां उतरा, उसका नाम रख दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, देखिए यही चर्चा हमने अभी किया और ये लाइन लिखा हुआ भी है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चंद्रयान 3 कब लैंडिंग हुआ, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, इसलिए अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाता है। यहां से निश्चित रूप से BPSC पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं मुख्य बिंदु। दक्षिणी ध्रुव का एक ऐसा क्षेत्र जिसका पहले कभी खोज नहीं की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य सुरक्षित और सहज चंद्र लैंडिंग, रोवर गतिशीलता जो उस पर उतरेगा मशीन, ठीक है, जो यान कह सकते हैं, अंतः स्थानीय वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करना था। यानी वहां की मिट्टी को पृथ्वी तक लाना है, वहां क्या है, मिट्टी में क्या क्या चीज पाया जा रहा है, खनिज क्या क्या है, किस प्रकार की मिट्टी है, पानी का मात्रा क्या है नहीं है, उसके बारे में ये सब जो है अध्ययन होगा। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने LVM-3, कौन सा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आ गया, कौन सा है, तो LVM-3M4 रॉकेट, ये रॉकेट का नाम है। LVM-3M4 रॉकेट के माध्यम से कहां से, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है SDSC से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो
तो M3 M4 जरूर याद रखिएगा, LV M3 M4 यान था, रॉकेट था, इसके माध्यम से चंद्रयान मिशन सफल हुआ, जिसका वजन लगभग 3900 किलोग्राम था। कितना था? तो 3900 किलोग्राम था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद विदित हो कि 2008 में, इससे पहले हमने बताया था कि चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के बाद यह चंद्रयान 3 मिशन, जो कि तीसरा अन्वेषण मिशन है इसरो का। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, उसके बाद जो है रूस का भी क्या था, लूना या क्या नाम था, वो गया था, जो कि असफल हुआ था। ठीक है, वो चाहा कि भारत से पहले जो है सफल कर दें, लेकिन रूस का असफल हो गया था। ठीक है, भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग करने वाला पहला देश है भारत। याद रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। विदित हो कि 2019 में चंद्रयान 2 मिशन की लैंडिंग में विफलता के बाद अब चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की है। चंद्रमा पर उतरते समय नियंत्रण और संचार खो देने के कारण चंद्रयान 2 का जो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्षतिग्रस्त हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था। ये सब चीज हमने आपको पहले ही बता दिया। तो ये सब बहुत जानकारी का चीज है। क्वेश्चन निश्चित रूप से यहां से निकल करके प्रशासनिक सेवा हो चाहे बीपीएससी के किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं आने का तो कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा स्पष्ट होने दीजिए, 1-2 सेकंड लेता है स्पष्ट होने में, या नहीं हो रहा है तो आपको दिख रहा होगा, इसे स्पष्ट ही नहीं दिखेगा चूंकि ये हमने स्कैन करके डाला है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर कम से कम एक चंद्र दिवस वहां का क्या होता है, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर, यानी एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होगा, वहां संचालित होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब तक वहां पे जो सोलर प्लेट है ग्रह में लगा हुआ, जब तक वहां रोशनी रहेगी तभी तक काम करेगा। चूंकि वहां तो आप ईंधन ले नहीं जा सकते, बैटरी ले नहीं जा सकते, तो चार्ज होगा तो किससे होगा? सूर्य के ही किरण से, ऊर्जा से। तो सनलाइट ही खत्म हो जाएगी तो ये काम करना बंद कर देगा, इसीलिए 14 दिन के लिए ही काम करेगा। ठीक है, फिर जब 14 दिन के बाद फिर सन का लाइट पड़ेगा तब फिर ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यही थी इसके बारे में जानकारी। इससे ज़्यादा आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछेगा, बाकी नोट्स हम भेज देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका मेन जो मिशन का उद्देश्य है, चंद्रमा से मिशन की वापसी की योजना और उसे लागू करने में भी मदद मिलेगी। चंद्रमा पे तो पहुंच जाना आसान है, लेकिन फिर वहां से रिटर्न आ जाना, ठीक है, और भारत ने यह कारनामा कर दिया, वहां पहुंच भी गया और वहां से फिर रिटर्न जो अपने यान को पहुंचा भी लिया अपने मतलब भारत में। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसको अच्छे से आप लोग को नोट्स दे देंगे। जो भी मेंस का तैयारी करते हैं वो अपना देख लीजिएगा, नोट्स को लिख लीजिएगा। ठीक है, हर एक चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं मुझे लगता है, बाकी कुछ चीज़ आपको खुद भी मेहनत करना होगा, खुद भी पढ़ना होगा। ठीक है, हर एक चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। चलिए, अब दूसरा है मिशन आपका मंगलयान मिशन। ठीक है, मंगलयान मिशन के बारे में आपको पहले से भी पता ही है और ये बहुत पुराना मिशन था। 5 नवंबर 2013 को जो है यह मिशन जो है PSLV-C25 के माध्यम से, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, PSLV-C25 द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को लॉन्च किया गया। इसे 6 महीने के जीवन काल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह 8 वर्षों तक कार्य में लगा रहा और अक्टूबर 2022 में इसका संपर्क इसरो से टूट गया। तो मंगलयान मिशन भी भारत का एक सफल मिशन है और इसके माध्यम से मंगल पर किस तरह का जीवन पाया जा सकता है, क्या क्या वहाँ पे खनिज संपदा है, सबके बारे में जानकारी उसने भारत को दिया। ठीक है, और वहाँ पे कई तरह के जो वालेस पाए गए हैं, जो कि एक प्रकार से सूखे हुए नदी का कह सकते हैं, उसके नाम भी बताए गए हैं। ये सब के बारे में आप लोग जो है नोट्स हम दे देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का निर्माण भी करने का जो है यहाँ नासा प्रयास कर रही है। अगर ये हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है, तो वहाँ पे जीवन की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक पृथ्वी के बाहर एक मंगल ग्रह ही है जहाँ पे जीवन की संभावना है। ठीक है, देख रहे, पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं का खुला आयाम मंगल पे ही है। अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। अभी आपका चंद्रयान मिशन वाला ही पूछेगा और मंगलयान के मार्स मिशन के बारे में जो है वो आपका इसमें दिया हुआ नोट्स में है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं और जो अभी वर्तमान में चल रहा होता है जनरली उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से या प्री लेवल तक के लिए आपके लिए सफिशियंट है। बाकी और भी जब अंतरिक्ष मिशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें और भी जो भी अभी आपका गगनयान मिशन है, सौर मिशन है, शुक्र मिशन है, अभी बुध मिशन जाने वाला है, वो है, नासा के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, वो सब को भी मैं मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग को फिर से अंतिम बार बेस्ट ऑफ लक, और आपका एग्जाम बेहतर होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा, अपने और अपने गुरु के ऊपर, ठीक है। चाहे जो भी गुरु हम हों, चाहे जो भी हों, उनके ऊपर जो भी आपको मार्गदर्शन दिए हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। ये अब आप कल आप लोग जब एग्जाम दे कर आइएगा, धैर्यपूर्वक पहले एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा और एग्जाम में क्या पूछा गया, ठीक है। उसके बाद फिर कल चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसा हो, घबराना नहीं है। क्वेश्चन टफ होगा तो सबके लिए होगा, क्वेश्चन आसान होगा तो सबके लिए होगा। पिछले बार भी जब एग्जाम दे के आए तो बहुत लोग को डर लगने लगा 50 ही सही है, 60 ही सही है, और वैसे लोग का 40 नंबर ही कट ऑफ गया, 60 ही नंबर गया। तो क्वेश्चन ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना नंबर ला रहे हैं, ये मायने रखता है कि और लोग कितना ला रहे हैं। अगर आप औरों से बेहतर ला रहे हैं, सफल हो जाइएगा। तो नंबर यहाँ कुछ भी, कोई 80 भी ला रहा है तो सब लोग 80 लाएगा तो 80 वाला का नहीं होगा, तब वहाँ कट ऑफ 85 चला जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। नहीं बनेगा तो अच्छी बात, कम बनेगा अच्छी बात, ज़्यादा बनेगा और वो खतरा है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और घबराना बिल्कुल नहीं है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाए। धैर्य बनाए रखिएगा, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।